स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कुछ लेक्चर्स में हम रेडियो एक्टिविटी को बहुत डिटेल से समझते आए हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वैसा प्रोसेस होता है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस एमिट आउट करते हैं। वो जो रेडिएशंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जिनको अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ लेक्चर्स में हमने उन रेडिएशंस को भी डिस्कस किया है अलग अलग। अब इस लेक्चर में अब हम इन तीनों किस्म की रेडिएशंस के दरमियान में कंपैरिजन देखेंगे कि इन तीनों टाइप की रेडिएशंस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले इन तीनों रेडिएशंस की हम नेचर देखते हैं कि ये नेचर में कैसी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास अल्फा रेडिएशंस होती हैं यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। और जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके अंदर दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और दो प्रोटॉन्स होते हैं। तो दो प्रोटॉन्स होने की वजह से उसके ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो उसके ऊपर चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव 2e। ठीक है, जहाँ पे ये जो पॉजिटिव ई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को शो कर रहा है जो कि हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि ये प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है, और साथ ही 2 इसको शो कर रहा है कि हमारे पास दो प्रोटॉन्स के बराबर चार्ज मौजूद है एक अल्फा पार्टिकल पे। तो सुनिए, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है इसके करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक हीलियम न्यूक्लियाई के। ठीक है, जो हीलियम न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर भी दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए जो अल्फा पार्टिकल होता है उसके भी वही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक हीलियम न्यूक्लियाई के होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो दूसरी रेडिएशंस हमारे पास आती हैं रेडियो एक्टिव डिके के बाद, वो होती हैं बीटा रेज। ठीक है, और बीटा रेज में हमारे पास बीटा पार्टिकल्स होते हैं जिनको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब डिपेंड करता है कि एक रेडियो एक्टिव डिके के दौरान हमारे पास अगर ऐसे पार्टिकल्स एमिट आउट हों जिनके ऊपर माइनस मतलब कि नेगेटिव चार्ज मौजूद है -e, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर उन पे चार्ज मौजूद है, तो उन्हें कहा जाता है नेगेटिव बीटा रेज। ठीक है, नेगेटिव बीटा रेज उन्हें कहा जाता है। दैट मीन्स कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट आउट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इसी तरह से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर हमारे पास ऐसी रेडियो एक्टिव डिके के दौरान रेडिएशंस हों जिनके अंदर ऐसे पार्टिकल्स एमिट आउट हों जिनका जो मैस है वो तो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो लेकिन जो चार्ज है उनके ऊपर पॉजिटिव ई हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट हुए हैं। दैट मीन्स कि पॉजिट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन्स पॉजिट्रॉन्स क्योंकि पॉजिट्रॉन्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड रेडिएशंस हैं वो कहलाती हैं गैमा रेडिएशंस। ठीक है, और उनको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। और गैमा रेडिएशंस एक्चुअली हमारे पास होते हैं मैसलेस, ठीक है, मैसलेस और चार्जलेस फोटॉन्स, चार्जलेस फोटॉन्स। ठीक है, यानी कि जो गैमा रेज हैं वो फोटॉन्स पे मुश्तमिल होती हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और जिनका कोई मैस नहीं होता। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये तीनों टाइप की रेडिएशंस हैं इनके लिए जो टिपिकल सोर्स है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। टिपिकल सोर्स से मुराद ये है कि जब हमें खास टाइप की रेडिएशन हासिल करनी हो तो उसके लिए कौन सी सोर्स यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो अल्फा के लिए जो सोर्स टिपिकली यूज़ की जाती है वो होती है रेडॉन। ठीक है, और जो रेडॉन है उसका एटॉमिक मास नंबर होता है 222, यानी कि 222 शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। इसी तरह से जो बीटा रेडिएशंस हैं उनके लिए जो टिपिकल सोर्स यूज़ किया जाता है उनको हासिल करने के लिए वो होता है स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम को यूज़ किया जाता है इनको हासिल करने के लिए और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 94। इसी तरह से जो गैमा रेडिएशंस हैं उनको हासिल करने के लिए जो टिपिकल सोर्स यूज़ किया जाता है वो कहलाता है कोबाल्ट, और कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो होता है 60। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनका क्या इफेक्ट होता है इन तीनों किस्म की रेडिएशंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B।
ठीक है। तो जो अल्फा रेडिएशंस हैं उसमें हमने देखा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है। ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास बीटा रेज होती हैं यानी कि बीटा पार्टिकल्स, वो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अगर नेगेटिव पार्टिकल एमिट आउट होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल एमिट आउट होगा तो हम कहते हैं कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट आउट हुआ है। या फिर अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल एमिट आउट होगा तो हम कहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एमिट आउट हुआ है। तो दैट मीन्स कि चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है बीटा रेज पे। लेकिन स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जो हमारे पास गैमा रेज हैं वो चार्जलेस फोटॉन्स पे मुश्तमिल होती हैं, इसलिए गैमा रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फोर्थ पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनकी स्पीड का। ठीक है, कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं इनकी नॉर्मल स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स की जो नॉर्मल स्पीड होती है वो होती है 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से लेके 1.7 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की रेंज में इनकी स्पीड होती है जब ये एमिट आउट होते हैं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हैं वो जब एमिट आउट होते हैं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से तो उनकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, और इस तरह से जो हमारे पास गैमा रेज हैं उनकी जो स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास तीनों टाइप की रेडिएशंस हैं ये कितनी आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो आयनाइजेशन है वो कितनी प्रोड्यूस करते हैं ये पार्टिकल्स एयर में। तो यहाँ पे जो हम आयनाइजेशन देखेंगे वो देखेंगे कि जो हमारे पास एक टाइप के पार्टिकल्स हैं वो कितने आयन पेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कितने आयन पेयर्स प्रोड्यूस करते हैं 1 मिलीमीटर में जब वो एयर में से गुजर रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 10⁻⁴ आयन पेयर्स पर मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 10⁻² आयन पेयर्स पर मिलीमीटर। दैट मीन्स कि जो हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन है वो कितनी करते हैं, वो करते हैं 1/100 ऑफ अल्फा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जितनी आयनाइजेशन करते हैं उनके 1/100 टाइम्स बीटा पार्टिकल्स आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास गैमा रेडिएशंस हैं वो कितनी आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं एयर में, वो प्रोड्यूस करते हैं 1 आयन पेयर पर मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि ये 1/100 ऑफ बीटा पार्टिकल्स आयनाइजेशन करते हैं, यानी कि जितनी हमारे पास बीटा पार्टिकल्स एयर के अंदर आयनाइजेशन करती हैं उनके मुकाबले में 1/100 टाइम्स गैमा रेज जो हैं वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं एयर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पावर किसकी है, वो हमारे पास है अल्फा पार्टिकल्स की, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उनकी कोलिजन भी ज़्यादा होती है मटेरियल के एटम्स के साथ, और इसलिए वो आयनाइजेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं मटेरियल्स के एटम्स में। स्टूडेंट्स इससे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।